नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं पॉलिटिकल साइंस विषय में बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गन ऑफ स्टेट अर्थात राज्य के अंग। इसे हम ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के रूप में भी अर्थात शासन के अंग के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राजनीति विज्ञान विषय में फर्स्ट पेपर में ऑर्गन ऑफ स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं, राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में सरकार भी एक आवश्यक तत्व है। राज्य के कार्यवाहक तत्व के रूप में या कहा जाए तो प्रतिनिधि के रूप में सरकार की एक भूमिका होती है। राज्य की कल्पना हम सरकार के अभाव में नहीं कर सकते। सरकार ही एक तरह से कहा जाए तो राज्य के हाथ पांव या आंख होती है। स्पष्ट रूप से सरकार के द्वारा 3 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला काम है विधि निर्माण अर्थात कानून बनाना। दूसरा है उन कानूनों का क्रियान्वयन करवाना या पालन करवाना। और तीसरा न्याय संबंधी कार्य। सरकार के इन कार्यों को देखते हुए सरकार के अंग को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, जिसे हम व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर भी कहते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका जुडिशियरी। अब हम लोग अलग अलग इन तीनों अंगों के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारी चर्चा प्रारंभ होती है व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसी के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। सरकार के अन्य 2 अंगों की तुलना में इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहने के पीछे कारण यह है कि इसी के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसी को आधार बनाकर कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। और न्यायपालिका जो न्याय का निष्पादन करती है वो भी कहीं न कहीं इन कानूनों के अंतर्गत ही होता है। दोनों अंगों से यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में इसके सदस्य जनता से चुनकर आते हैं। इसीलिए लोकमत पर आधारित सरकार के इस अंग को हम लोकमत का दर्पण भी कह सकते हैं। विधायिका के कार्यों की जहाँ तक चर्चा करने की बात है तो शासन व्यवस्था के स्वरूप के अनुसार विधायिका के कार्य भी सुनिश्चित होते हैं। जिस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है ठीक उसी प्रकार से विधायिका के द्वारा कार्य भी किए जाते हैं। निरंकुश राजतंत्र की सरकार में विधायिका केवल कार्यपालिका को परामर्श देने वाली संस्था मात्र बनकर रह जाती है। नौकरशाही के रूप में सरकार के अंतर्गत उसे कार्य करना होता है। अगर हम तानाशाही व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्थापिका का अस्तित्व केवल दिखावटी होता है या कागज पर होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका सरकार के अन्य अंगों के समकक्ष है। जहाँ तक संसदीय प्रणाली का सवाल है तो यहाँ विधायिका का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। स्पष्ट है कि शासन स्वरूप के अनुसार विधायिका का महत्व तथा उसके कार्य सुनिश्चित होते हैं। वर्तमान समय में
विधायिका के द्वारा जिन कार्यों का निर्वहन किया जाता है उन्हें हम निम्नलिखित आधार पर देख सकते हैं। सबसे पहला काम कानून निर्माण संबंधी कार्य है। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून निर्माण करना है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विधायिका का गठन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। विभिन्न क्षेत्रों से जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और फिर ये प्रतिनिधि संसद में बैठकर कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। जहां संसदात्मक व्यवस्था में कानून निर्माण संबंधी कार्य विधायिका की अपेक्षा कार्यपालिका के द्वारा ही ज़्यादा किया जाता है, वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली में कानून निर्माण पूर्णतः विधायिका के जिम्मे होता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके कार्य विधायिका से प्रभावित हुए बगैर रहते हैं। विधायिका के द्वारा कानून निर्माण और विचार विमर्श संबंधी कार्य के साथ साथ बहुत से आर्थिक कार्यों का भी संपादन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण नियंत्रण है। जो सरकार का बजट होता है उसे विधायिका ही संस्तुति प्रदान करती है। आय व्यय के संबंध में अंतिम निर्णय विधायिका को ही करना होता है। प्रशासन संबंधी कार्य भी विधायिका करती है। जैसे कार्यपालिका की शाखा के ऊपर विधायिका की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कार्यपालिका अपने कार्यों से विधायिका को अलग नहीं कर सकती। कार्यपालिका जो भी कार्य करती है उसे या कहा जाए उसके लिए उसे संसद में अपनी जवाबदेही तय करनी होती है या अपने कार्यों के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ जब हम संसद की बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिन देशों में संसद के 2 सदन हैं, प्रायः सभी लोकतांत्रिक देशों में संसद के 2 सदन दिखाई देते हैं, जिसमें एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। तो व्यवस्थापिका अपने कार्यों के लिए निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसको हम ऐसे समझें कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। निम्न सदन से तात्पर्य यह है कि वो सदन जो जनता के द्वारा चुना जाता है या जिसके प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो निम्न सदन होता है। और उच्च सदन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो सदन चुने जाते हैं या सदस्य चुने जाते हैं वह उच्च सदन होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति व्यवस्थापिका के ऊपर या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के ऊपर निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि के जरिए नियंत्रण लगाने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका का एक अन्य कार्य न्याय संबंधी भी है। विभिन्न देशों में विधायिका द्वारा कुछ न्यायिक कार्यों का भी संपादन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2005 के पूर्व इंग्लैंड में विधायिका का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड और वेल्स का अंतिम अपीलीय न्यायालय था। जहाँ तक फ्रांस, अमेरिका और भारत जैसे देशों की बात है तो वहाँ भी विधायिका को कम ही सही किंतु कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। अमेरिका की कांग्रेस
फ्रांस की काउंसिल ऑफ रिपब्लिक और भारत की संसद को उच्च पदाधिकारियों पर महाभियोग आरोपित करने तथा उसके संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। व्यवस्थापिका कुछ निर्वाचन संबंधी भी कार्य करती है। बहुत से देशों में विधायिका को निर्वाचन संबंधी कार्य भी करने होते हैं। जैसे फ्रांस के दोनों सदन मिलकर फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत में भी संसद एवं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। स्विट्जरलैंड में तो विधायिका द्वारा न केवल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनाव होता है, बल्कि न्यायाधीशों को भी इनके द्वारा चुना जाता है। इस तरह विधायिका के द्वारा विधि निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के साथ साथ निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी संपादित किया जाता है। अब हम विधायिका के संगठन के संदर्भ में थोड़ी चर्चा कर लें। जैसा कि हमने बताया कि विश्व के अधिकांश देशों में विधायिका के 2 सदन होते हैं और चीन जैसे देशों में विधायिका का 1 सदन है। तो इस आधार पे विधायिका को एक सदनात्मक विधायिका और द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। यहाँ पे यह भी उल्लेखनीय है कि प्रजातांत्रिक देशों में जैसे भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों में हम विधायिका के 2 सदन देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका की। सरकार के तीनों अंगों में कार्य को लागू करने के महत्व की दृष्टि से विधायिका के बाद कार्यपालिका का नाम आता है, जिसके द्वारा व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों को लागू करवाया जाता है। कार्यपालिका के अर्थ के विषय में थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि कार्यपालिका कहते किसे हैं। कार्यपालिका को सरकार का महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है। गिलक्राइस्ट का कथन है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करता है। डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा, जिसे व्यवस्थापिका ने निर्धारित कानून के रूप में व्यक्त किया है, को कार्य रूप में परिणत करना है। राजनीति विज्ञान में जहाँ तक कार्यपालिका की बात है, तो कार्यपालिका को इतने व्यापक अर्थ में नहीं लिया जाता है। यहाँ कार्यपालिका का मतलब राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, विभागों के प्रधान आदि से लिया जाता है। कार्यपालिका का स्वरूप भी अलग अलग दिखाई देता है। जैसे हम अध्यक्षात्मक शासन में देखें तो वहाँ पे राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का औपचारिक एवं वास्तविक स्वरूप है। जहाँ संसदात्मक व्यवस्था है, जैसे ब्रिटेन और भारत, वहाँ पे हम देखते हैं कि कार्यपालिका दोहरी होती है। एक वो कार्यपालिका जिसे हम औपचारिक कार्यपालिका कहते हैं, जो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसके नाम से सारे काम किए जाते हैं, और दूसरी कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका होती है जो कि उन कार्यों का संपादन करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। अगर हम देखें तो विभिन्न देशों में कार्यपालिका का निर्माण करने अथवा उसे चुनने के अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। जैसे इंग्लैंड में वंशानुगत कार्यपालिका है, अर्थात वहाँ पे
राजतंत्र है और लोकतंत्र का संगम है। इंग्लैंड में राजा औपचारिक कार्यपालिका है और उसके बाद उसी का उत्तराधिकारी जो ज्येष्ठ कानून के द्वारा उसको उत्तराधिकार प्राप्त होता है वह राजा बनता है। बेल्जियम में भी हम इसी पद्धति को देखते हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि इस कार्यपालिका का कार्यकाल आजीवन होता है, परंतु वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में ऐसी कार्यपालिका नहीं दिखाई देती। इंग्लैंड में सम्राट केवल नाम मात्र का या संवैधानिक प्रधान ही होता है। वहाँ की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब हम लोग उस कार्यपालिका की बात करते हैं जिसे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। वर्तमान समय में चिली, घाना तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ राज्यों में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इस पद्धति के अनेक लाभ हैं। इसमें जनता में राजनीतिक चेतना का विकास होता है तथा वह किसी व्यक्ति का निर्वाचन पूरी तरह जांच परख कर करती है। ऐसी कार्यपालिका जनतांत्रिक एवं लोकप्रिय होती है, परंतु यह भी पूर्ण रूपेण दोष मुक्त नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्यपालिका के निरंकुश होने की संभावना ज़्यादा रहती है और निर्वाचन के समय में अनावश्यक उथल पुथल एवं अव्यवस्था पैदा हो सकती है। एक अन्य कार्यपालिका होती है जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा या किसी निर्वाचक मंडल के द्वारा कार्यपालिका को चुना जाता है। इस तरीके की कार्यपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, स्पेन इत्यादि देशों में दिखाई देती है, जहां एक निर्वाचक मंडल जो कि इसी काम के लिए बनाया जाता है वह कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति को चुनता है। कुछ देशों में व्यवस्थापिका के ही सदस्य कार्यपालिका के प्रधान को निर्वाचित करते हैं। इसका उदाहरण हम भारतीय राष्ट्रपति तथा स्विट्जरलैंड में संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में देख सकते हैं। इस प्रणाली का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्ति ही निर्वाचन में भाग लेता है और वैसे ही व्यक्ति को राज्याध्यक्ष चुनते हैं जो वस्तुतः उसके योग्य रहता है। यह प्रणाली एक तरीके से गणतंत्रात्मक प्रणाली भी होती है। अब हम कार्यपालिका के कुछ प्रकारों की तुलना कर सकते हैं कि कितने प्रकार हो सकते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला, संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका। ऐसी कार्यपालिका संसदात्मक शासन व्यवस्था में दिखाई देती है, जहां वास्तविक शक्ति एक मंत्रिमंडल के हाथों में निहित रहती है और जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका वह है जिसके नाम से वो सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में राजा और भारत में राष्ट्रपति। अब एक और कार्यपालिका दिखाई देती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय कार्यपालिका का निर्माण संसद से होता है। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसे मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल ही देश में वास्तविक शासन करता है। वहीं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वह है जो व्यवस्थापिका से पूर्णतः अलग रहती है, अर्थात कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। इसका उदाहरण अमेरिका है, जहां राष्ट्रपति तथा उसके सचिव कांग्रेस से अलग तथा स्वतंत्र है। एकल और बहुल कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका शक्ति कितने व्यक्तियों के हाथ में है
इसके आधार पर भी कार्यपालिका के दो स्वरूप दिखाई देते हैं, वो है एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। यदि कार्यपालिका की समस्त शक्ति संवैधानिक तौर पर एक ही व्यक्ति के हाथों में है तो उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, भारत एवं अमेरिका की कार्यपालिका एकल कार्यपालिका है। वहीं बहुल कार्यपालिका वो कार्यपालिका है जिसमें अनेक व्यक्तियों के हाथों में संवैधानिक शक्ति है। ऐसी विशेषता हमें स्विट्जरलैंड के शासन व्यवस्था में दिखाई देती है, जहां 7 व्यक्तियों की एक परिषद होती है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से परिषद का प्रधान बनता है और उसे स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है। इसी तरह स्विट्जरलैंड की भांति ही पूर्व सोवियत संघ में 33 व्यक्तियों की एक बहुल कार्यकारिणी होती थी जिसे प्रोसीडियम कहा जाता था। इसका भी प्रधान फेडरल काउंसिल के प्रधान की तरह केवल एक संवैधानिक स्थिति में रहता था। बहुल कार्यपालिका में किसी भी एक व्यक्ति के निरंकुश होने की आशंका नहीं रहती और शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं होता। अब यहाँ कार्यपालिका के कार्यों पर भी कुछ चर्चा करनी आवश्यक है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य हैं प्रशासकीय कार्य, कूटनीतिक कार्य, सैनिक कार्य, विधि निर्माण संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य इत्यादि। जहाँ तक प्रशासकीय कार्य की बात है तो किसी भी प्रकार के संगठन अथवा राज्य की पहली पूर्ति आंतरिक सुरक्षा को कायम करना होता है और इसके लिए कार्यपालिका देश में आंतरिक व्यवस्था करते हुए नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है और इसके लिए वह व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का सहारा लेता है। कूटनीतिक कार्य के रूप में सभी राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार के सदस्य हैं। आज सभी राष्ट्रों को आपसी सुविधाओं के लिए, व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत उन देशों में अपना दूतावास स्थापित करना होता है, उनमें अपने राजनयिकों की नियुक्ति करनी होती है, अन्य देशों के दूतावास अपने यहाँ बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। सैनिक कार्य भी कार्यपालिका का है। किसी अन्य देश के आक्रमण से अपने देश एवं देश की सीमाओं की सुरक्षा करना कार्यपालिका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आवश्यक होने पर कार्यपालिका किसी भी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकती है। विधि निर्माण संबंधी कार्य, जैसा कि मैंने बताया था कि विधि निर्माण का कार्य तो व्यवस्थापिका का है, लेकिन उन कानूनों का प्रारूप कार्यपालिका ही तय करती है और फिर वह कानून व्यवस्थापिका में रखा जाता है, जहां व्यवस्थापिका उसे अपनी अनुमति देती है और उसके बाद राष्ट्रपति या राजा के हस्ताक्षर से वह कानून बनता है। कार्यपालिका वित्तीय कार्यों का भी संपादन करती है। देश के बजट का स्वरूप कार्यपालिका ही तय करती है। शासन व्यवस्था चाहे संसदीय हो या अध्यक्षात्मक, कार्यपालिका का एक वित्त विभाग होता है और वही इस संदर्भ में सारे कार्यों को संपादित करता है। कार्यपालिका कुछ न्यायिक कार्य भी करती है, जैसे प्रत्येक देश की कार्यपालिका न्यायिक कार्यों के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, अपराधियों को क्षमादान देने का कार्य करती है, उनके दंड को घटाने का काम करती है इत्यादि। भारत तथा अमेरिका में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। अब हम लोग सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका पर भी कुछ चर्चा करते हैं।
सरकार के तीनों हाँ पढ़ा रहे, बाद में बात करते हैं। ठीक। सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका के संदर्भ में कहा जाता है कि यह सरकार के दो अन्य अंगों पर नज़र रखने का कार्य करती है। न्यायपालिका के द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है, कानून भंग करने वालों को उचित दंड दिया जाता है, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस संदर्भ में न्यायपालिका संज्ञान लेती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, कहीं भी निष्पक्ष न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण शर्त है। उस देश का संविधान मूल्यहीन हो जाता है जहां निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं होती है। एक तरह से कहा जाए तो न्यायपालिका मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों को करती है। पहला, कानूनों की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना। न्यायपालिका विधान संबंधी कार्य भी करती है। वो इस तरह से है कि न्यायपालिका के द्वारा मुकदमों पर जो निर्णय दिया जाता है वो कहीं न कहीं आगे चलकर कानून का रूप ले लेते हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं संविधान की रक्षा करने का कार्य करती है। भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक घोषित किया गया है और इसके लिए न्यायालय कई प्रकार के आदेश या लेख जारी करता है। मुख्यतः भारत में यह 5 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। न्यायपालिका परामर्श देने का भी कार्य करती है। कई राज्यों में न्यायपालिका वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को कानूनी प्रश्न पर परामर्श भी देती है। इंग्लैंड में न्यायालयों से किसी मामले के संबंध में औपचारिक निर्णय मांगने की प्रथा बहुत प्रचलित है। भारत में भी भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। न्यायपालिका प्रशासन संबंधी कार्य भी करती है, जैसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को स्थानीय पदाधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा न्यायालय के आंतरिक प्रशासन संबंधी छोटे छोटे नियमों को लागू करने संबंधी प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संपत्तियों, न्यासधारियों एवं नाबालिगों के संरक्षकों की नियुक्ति भी न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। वसीयतों को प्रमाणित करना, मरे हुए लोगों की जायदादों का प्रबंध करना इत्यादि कार्य भी न्यायालय को ही प्राप्त है। इस तरह हम देखते हैं कि सरकार के तीनों अंग सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और ये तीनों अंग मिलकर शासन संबंधी कार्यों का संपादन करते हैं। और अगर इनमें गतिरोध हो तो कहीं न कहीं शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती। लेकिन प्रायः यह दिखाई देता है कि शासन के इन तीनों अंगों में सामंजस्य होता है और यह मिलकर सरकार के कार्यों को
संपादित करने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।